Hello students, welcome back to our channel SK Career Point. Today we will discuss SGPCI complete paper. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर SGPCI का पेपर जो होता है किस प्रकार से होता है और उसके प्रीवियस जो पेपर है वो एक बार बता दीजिए. तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस टुडे SGPCI प्रीवियस क्वेश्चंस. और आप लोग अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सबके लिए. Dear students, before seeing this video, please like and subscribe our channel because this channel very important for all nursing students. They are preparing for upcoming exams like NORCET, PGI, and JIPMER. Then let's start. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन इन्फेक्शन विच इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल बट नॉट सफिशिएंट टू रिजल्ट इन अ डिसीज इज कॉल्ड. तो एक इन्फेक्शन है किसी इंडिविजुअल में है बट वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि किसी दूसरे को डिसीज कर सकता है. ऑप्शन में लेटेंट इन्फेक्शन, क्लिनिकल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन. तो ऑलरेडी आप किसी भी डिसीज को लेके पॉजिटिव हैं बट आपके जो वीरुलेंस क्षमता है, पैथोजेनिसिटी है बैक्टीरियल वायरस की, वो किसी दूसरे को ये डिसीज क्रिएट नहीं कर सकती. तो एक इस टाइप का इन्फेक्शन होगा, ये कहलाएगा लेटेंट इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विटामिन के एट बर्थ इज एडमिनिस्टर्ड टू अमंग न्यूबॉर्न्स. एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग पेपर देने वाले हैं उनके लिए जो एज कम्पेयर टू CHO और NHM स्टाफ नर्स के PGI GMCH के पेपर थोड़े से डिफरेंट आते हैं. तो आप इस भूल में बिल्कुल भी न रहें कि आपका पेपर बहुत इजी आता है. इसीलिए जब भी आपके एग्जाम्स का टाइम आता है मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर एक बार सॉल्व करवा देती हूँ. तो जो भी लोग SGPGI और GMCH का पेपर देने वाले हैं इस बार, वो प्रीवियस पेपर को जरूर एक बार रिवाइज कर लें क्योंकि एज कम्पेयर टू CHO NHM के पेपर थोड़े से डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन विटामिन के एट बर्थ इज एडमिनिस्टर्ड टू अमंग न्यूबॉर्न्स. तो विटामिन के न्यूबॉर्न को क्यों दिया जाता है? टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग, इंक्रीज द इम्यूनिटी, प्रिवेंट द इन्फेक्शन या फिर करेक्ट द माल न्यूट्रिशन. तो विटामिन के दिया जाता है न्यूबॉर्न बेबीज में एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए. एट द टाइम ऑफ बर्थ विटामिन के है जो इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है. नेक्स्ट इज विंडो पीरियड इन HIV इंडिकेट्स. तो विंडो पीरियड होता है HIV में, तो इसका मतलब है क्या? ऑप्शन में है टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट सिम्टम. तो ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड. जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? इंक्यूबेशन पीरियड. सेकेंड ऑप्शन है टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV. थर्ड ऑप्शन है टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, या फिर नन ऑफ द अबव. तो विंडो पीरियड का मतलब होता है कि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर होने से लेके आपकी बॉडी जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं उनको डिटेक्ट कर पाए, तो क्या कहलाता है? विंडो पीरियड. और HIV का विंडो पीरियड कब कहलाता है? टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द HIV. HIV में जो एक टेस्ट पूछा जाता है कंफर्मेटरी टेस्ट, वो होता है CD4 T सेल्स काउंट टेस्ट. तो इसमें जब जो CD4 T सेल्स काउंट कितना हो जाता है, लेस देन 200 mm/²3 हो जाता है, तब क्या होता है? HIV को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है. बहुत सारे टेस्ट होते हैं बट जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है CD4 T सेल काउंट. तो CD4 T सेल्स काउंट कितनी हो जाती है? लेस देन 200 तक. तो यहाँ पर विंडो पीरियड क्या है? टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द HIV. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डिसीज अकरिंग एट द सेम टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज. तो ऐसी डिसीज किसी एक सेम टाइम में बट अलग अलग देशों में हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन में है एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक या फिर स्पोरेडिक. तो इस टाइप की डिसीज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हुई है, अलग अलग देशों में हुई है लेकिन सेम टाइम पर हुई है, तो ये कहलाएगी पेंडेमिक. क्या कहलाएगी? पेंडेमिक. नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय जेरोंटोलॉजी. तो जेरोंटोलॉजी का मतलब क्या है? ऑप्शन में है प्यूपिल, एजिंग प्यूपिल, कम्युनिटी या फिर नन ऑफ द अबव. तो जेरोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एजिंग पीपल. जो 60+ से ज़्यादा के एज ग्रुप वाले लोग होते हैं उनकी स्टडी की जाना क्या कहलाता है? एजिंग पीपल की स्टडीज जेरोंटोलॉजी. नेक्स्ट इज अर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ. ये क्वेश्चन UPCHO MPCHO एग्जाम में आ चुका है. अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स में किसकी स्टडी की जाएगी? डिजाइनिंग द जॉब टू फिट टू द वर्कर, ट्रेनिंग द वर्कर टू फिट टू द जॉब, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स या फिर रिक्रूटिंग द एम्प्लॉय टू फिट फॉर द जॉब.
तो अर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि ऐसी जॉब डिजाइन करना जो वर्कर पर फिट हो। कैसी? डिजाइनिंग द जॉब टू फिट टू द वर्कर। ऐसी जॉब जो कोई काम करने आपके यहाँ आ रहा हो उस पर फिट बैठे। नेक्स्ट है यहाँ पर जंपिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर आइडिया इज। एक आइडिया से किसी दूसरे आइडिया पर जाना, मतलब जिसका कोई लेना ही देना नहीं है, तो ये क्या कहलाता? ऑप्शन है प्रिजर्वेशन, म्यूटिज्म, फ्लाइट ऑफ आइडियाज या फिर आइडिया परसिक्यूशन। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है या फिर इस तरीके के जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं वो है साइकेट्री से रिलेट करते हुए क्वेश्चन। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो यहाँ पर जंपिंग ऑफ एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर जाना क्या कहलाता है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। जिसका किसी एक पॉइंट से आप किसी दूसरे पॉइंट पर सडनली चले जाएं। बात कर रहे हो आप अपने नर्सिंग एग्जाम्स की, बात करते करते खाने पीने पर पहुंच जाएं तो क्या कहलाएगा? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट इज फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ इज कॉल्ड। तो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ क्या कहलाएंगे? ऑप्शन में डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन या फिर डीपर्सनलाइजेशन। तो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ कहलाएंगे डिल्यूजन। क्या कहलाएंगे? डिल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिजियोलॉजिकली स्टेरिलिटी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी का मतलब है कि आपकी जो बॉडी के फंक्शनिंग है उसके जो कंडीशन है, पहले से ऑर्गन उतने डेवलप नहीं रहे हैं, ऑर्गन डेवलप है बट वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी का कारण बनेंगे, कंसीव ना कर पाएंगे। तो कौन सा रीजन होगा? ट्यूबरक्लोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, बिफोर प्यूबर्टी या फिर एशरमैन सिंड्रोम। तो जो फिजियोलॉजिकल स्टेरिलिटी है किसके कारण होगी? होगी बिफोर प्यूबर्टी के कारण ही। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन एक्सेप्ट। तो सभी इनकम्प्लीट अबॉर्शन के सिम्टम हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइना, यूट्राइन साइज लेस देन पीरियड ऑफ एमनोरिया, क्लोज्ड सर्वाइकल ओस या फिर हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन के सिम्टम क्या है? सब हैं किसी एक को छोड़कर। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में सर्वाइकल ओस क्लोज नहीं रहेगी, यहाँ पर सिम्टम सब हैं किसी एक को छोड़कर। तो जब इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा तो सर्विक्स क्या रहेगी? ओपन रहेगी। कंप्लीट अबॉर्शन है उसके सिम्टम सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइना तो ये होगा, एंड यूट्राइन साइज लेस देन पीरियड ऑफ एमनोरिया ये भी रहेगा, और जो सर्वाइकल ओस है वो ओपन होगी ना कि क्लोज होगी। हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, तो जो कंसेप्शियस प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएंगे? इनकम्प्लीट अबॉर्शन के सिम्टम हो जाएंगे। कुछ मटेरियल, कंसेप्शियस मटेरियल अंदर रहेगा बट इनकम्प्लीट अबॉर्शन के सिम्टम ही सभी होंगे। सर्वाइकल ओस ओपन होगी ना कि क्लोज होगी, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्लोज द सर्वाइकल ओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर What is the upper limit of pregnancy up to which MTP can be done in India as per MTP Act 1971? 1971 में जो MTP एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो कितने वीक की हो सकती है? ऑप्शन में 18 वीक, 20 वीक, 22 वीक या फिर 24 वीक। तो MTP एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग जो अबॉर्शन है वो कब तक हो सकता है? 20 वीक की प्रेगनेंसी तक। एंड देन आफ्टर MTP एक्ट में कुछ अमेंडमेंट चेंज किए गए हैं, तो वो आप एक बार रीड आउट कर लेना, हो सकता है आपको एग्जाम में आए, क्योंकि जो अमेंडमेंट एक्ट है उनमें चेंजेस किए गए हैं कि कितने वीक की प्रेगनेंसी को अवॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रीनिंग मेथड फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग मेथड कौन सी है? कैंसर 125, जो यहाँ पर CA कार्सिनोमा एंटीजन है 125, पेप स्मीयर, सर्वाइकल बायोप्सी या फिर अल्ट्रासाउंड ऑफ यूट्रस एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग मेथड पूछी है, तो स्क्रीनिंग मेथड क्या होगी? पेप स्मीयर। क्या होगा? पेप स्मीयर। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, तो इसीलिए आप लोग आपका जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी में हेल्पफुल रहेंगे। तो जो यहाँ पर जो कैंसर एंटीजन है आपको ओवरी के, यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं, तो वो आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच गैस इज यूज्ड फॉर न्यूमोपेरिटोनियम इन केस ऑफ लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी में कौन सी गैस यूज की जाएगी? इन्फ्लेट करने के लिए एब्डोमेन को इन्फ्लेट किया जाता है लेप्रोस्कोपी में,
कौन सी गैस को यूज करेंगे? ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो लेप्रोस्कोपी में एब्डोमेन को इन्फ्लेट करने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो होती है CO2। बहुत ही रेयर केस में नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज होती है, बट मेनली जो 90% केसेस में यूज होती है तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर एंटीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो एंटीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, तो ये क्यों किया जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए, प्रीटर्म लेबर के लिए या फिर प्री एक्लेम्सिया के लिए। तो एंटीनेटल एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स बिफोर डिलीवरी के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो ये क्यों किए जाते हैं? किए जाते हैं प्रीटर्म लेबर के लिए। क्यों? ताकि जो प्रीटर्म लेबर बिफोर 36 और 37 वीक की डिलीवरी हो सकती है तो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के लिए, जिससे जो लंग्स से बेबी के प्रॉपर वर्क कर सकें, उसके लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को एडमिनिस्टर किया जाता है। मेनली प्रेडनिसोलोन किया जाता है, बट जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जितनी भी मेडिकेशन आती हैं, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का केमिकल नेम, देन इसके अंदर जितनी भी मेडिकेशन रहेंगी वो यहाँ पर दी जा सकती हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्यों दिया जाएगा? प्रीटर्म लेबर को एक्सटेंड करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किस कंडीशन से रिलेट करेगा? ट्रायोसोमी 21, ट्रायोसोमी 18, डिसलोकेशन या फिर मोसेसिज्म। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम है, जो डाउन सिंड्रोम में क्या रहेगा? तो ट्रायोसोमी 21 क्या होगा? ट्रायोसोमी 21। और जो ट्रायोसोमी 18 है क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। ट्रायोसोमी 21 है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज एक्सेप्ट। PPH को प्रिवेंट करने के लिए सभी मेथड यूज की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एंटीनेटल आयरन सप्लीमेंटेशन, प्रिवेंटिंग द मल्टीपैराइटी, डिलीवरिंग प्रीमेच्योर बेबी। तो जो PPH को प्रिवेंट करने के लिए सब मेथड यूज होंगी, जो यूज नहीं होगी वो क्या होगी? डिलीवरिंग द प्रीमेच्योर बेबी। PPH को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रीमेच्योर बेबी की डिलीवरी नहीं करवा सकते, बट यहाँ पर थर्ड स्टेज में प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे, एंटीनेटल टाइम पर बिफोर प्रेगनेंट जो कंसीव किया उस टाइम से डिलीवरी तक एंटीनेटल आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे, मल्टीपैराइटी को प्रिवेंट करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो PPH के चांसेस होते हैं वो जो मल्टीपैराइटी वुमेन होंगी, जिन्होंने 2 से ज़्यादा बार कंसीव किया हुआ, उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू प्रीमी के। तो यहाँ पर इसको प्रिवेंट करेंगे, बट जो यहाँ पर नहीं होगा वो क्या? वो डिलीवरिंग द प्रीमेच्योर बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एंटीपार्टम हेमरेज इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एंटीपार्टम हेमरेज सभी के कारण हो सकता है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में पोस्टपार्टम हेमरेज, एनीमिया, इंक्रीज्ड पेरिनेटल मॉर्टेलिटी या फिर पोस्टर्म प्रेगनेंसी। तो एंटीपार्टम हेमरेज सभी के कारण होगा किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा पोस्टपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब है बिफोर डिलीवरी के जो ब्लीडिंग होगी वो कहलाएगी एंटीपार्टम में आ जाएगा। तो यहाँ पर एनीमिया के कारण भी हो सकता है, पेरिनेटल मॉर्टेलिटी के कारण भी हो सकता है, पोस्टर्म प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है, बट यहाँ पर पोस्टपार्टम हेमरेज इसका पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज, ऑल आर द रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब क्या होगा? प्रेगनेंसी में होने वाली जो वॉमिटिंग होगी, नोजिया वॉमिटिंग होगा, तो क्या होगी यहाँ पर? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। और ये HCG हार्मोन के ज़्यादा सीक्रेशन के कारण होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो प्रेगनेंसी में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के रिस्क फैक्टर सब हैं किसी एक को छोड़कर। मल्टीपल प्रेगनेंसी, फैमिलियल हिस्ट्री, मोलार प्रेगनेंसी या फिर मल्टी ग्रेविडा वुमेन। तो रिस्क फैक्टर सब है, बट जो नहीं है वो क्या है? मल्टी ग्रेविडा वुमेन। मल्टी ग्रेविडा वुमेन में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू प्रीमी के। तो यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर नहीं होगा वो क्या होगा? मल्टी ग्रेविडा। मल्टीपल प्रेगनेंसी, फैमिलियल हिस्ट्री और मोलार प्रेगनेंसी इनमें हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है? आयरन, फॉलिक एसिड, बोथ ऑफ दी अबव या फिर नन ऑफ दी अबव।
तो जो प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फॉलिक एसिड और आयरन दोनों ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आयरन प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया एंड फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया जाता है बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए, एनटीडी से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइब्रॉइड यूट्रस इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फाइब्रॉइड यूट्रस सभी से रिलेट करेगा किसी एक को छोड़कर। मेनोरेजिया, इनफर्टिलिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर डिसमेनोरिया। तो जो फाइब्रॉइड यूट्रस है इसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा हो गए, मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है, मेनोरेजिया भी होगा। बट जो डिसमेनोरिया है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, नॉर्मली रहते हैं एज कम्पेयर टू, यदि फाइब्रॉइड यूट्रस से हम कंपेयर कर रहे हैं तो नॉर्मल वे में भी रह सकते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। बट मेनोरेजिया, इनफर्टिलिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये यहाँ पर कॉपर T380 इज इफेक्टिव फॉर हाउ मैनी ईयर्स एज कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉपर T380 कितने टाइम के लिए इफेक्टिव होती है? 3 साल, 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल? तो कॉपर T380 इफेक्टिव होती है 10 साल तक के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टिश्यू रिएक्शन इज हाईएस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सूचरिंग मटेरियल। तो टिश्यू रिएक्शन होता है जो किस टाइप के सूचरिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा होगा? प्लेन कैटगट में, क्रोमिक कैटगट में, नायलॉन में या फिर विसरल में? तो सबसे ज़्यादा टिश्यू रिएक्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा नायलॉन से, जो नायलॉन सूचरिंग मटेरियल होगा उससे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स टू सस्पेक्ट द मेनिंजाइटिस हैज लेड टू डिसेमिनेशन कोआगुलेशन। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन को मेनिंजाइटिस है तो वो डिसेमिनेशन कोआगुलेशन तक है जो किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे? हेमरेज, स्किन रैशेस, पल्मोनरी एडिमा, पैलार या फिर हेमोप्टाइसिस। तो मेनिंजाइटिस में डिसेमिनेशन कोआगुलेशन यदि देखने को मिल रहा है तो ये कब देखने को मिलेगा? जब हेमरेज और स्किन रैशेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको सस्पेक्ट है, डाउट है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, बट उसके साथ यदि डिसेमिनेशन कोआगुलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको किस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि ये है क्या? तो यहाँ पर जो डिसेमिनेटेड कोआगुलेशन है एक तरीके की क्या है? ब्लड की एबिलिटी है। जनरली ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। बट यदि मेनिंजाइटिस की सिचुएशन है तो क्या होगा? क्लॉट बनने में यदि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो क्लॉट बनने में क्या रहेगा? जो क्लॉटिंग टाइम है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो एक तरीके की कंडीशन है डेट अफेक्ट द ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, जिसमें ब्लीडिंग है जो स्टॉप होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हेमरेज और स्किन रैशेस क्या रहेंगे? आपको देखने को मिलेंगे पेशेंट में। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर सीन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स किस टाइप के डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे? CVS, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, कैंसर, स्किन डिसऑर्डर या फिर साइकेट्री डिसऑर्डर। तो कॉमन डिसऑर्डर की बात हो रही है तो वो होता है CVS डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज द अपेंडिक्स इज लोकेटेड एट। तो अपेंडिक्स का लोकेशन पॉइंट पूछा है, कहाँ पर है? द लेफ्ट एंटी क्यूबाइटल फोसा, द लेफ्ट इलियक फोसा, द राइट एंटी क्यूबाइटल फोसा या फिर द राइट इलियक फोसा। तो जो अपेंडिक्स का लोकेशन पूछा है वो क्या है? राइट इलियक फोसा। कहाँ पर? जो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट है वहाँ पर राइट इलियक फोसा में अपेंडिक्स लोकेट रहेगी। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन इज तो ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑप्शन है हार्मोन दैट स्टिमुलेट टेस्टिकुलर एक्टिविटी, या ग्रोथ हार्मोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, अ मेल सेक्स हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन की जरूरत सबसे ज्यादा कब पड़ती है? यूट्राइन एक्टिविटी के लिए, यूट्राइन्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस एंड जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, नर्सिंग मदर होती है, लैक्टेटिंग मदर होती हैं, उनमें उनके बेबीज में ब्रेस्ट मिल्क इंजेक्शन के लिए, इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स कहेंगे। तो ऑक्सीटोसिन का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट है यहाँ पर द रूल ऑफ नाइन्स रिफर्स टू। तो रूल ऑफ 9 क्या है? द डेप्थ ऑफ बर्न, बर्न परसेंटेज इन एडल्ट, बर्न परसेंटेज इन चिल्ड्रन, बर्न परसेंटेज इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन। तो रूल ऑफ 9 क्या किया जाता है? इससे बर्न का परसेंटेज, कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, उसको चेक करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। तो एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट इज शॉक कैन बी डिफाइंड एज, शॉक को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ टिश्यू, हाइपोक्सेमिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो शॉक में सभी साइन देखने को मिलेंगे, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ टिश्यू होगा, हाइपोक्सेमिया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व क्रेनियल नर्व इन द डायबिटीज। तो डायबिटीज में कॉमनली कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगी? थर्ड, सेकंड, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ? जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होने वाली क्रेनियल नर्व डायबिटीज में वो क्या है? क्रेनियल नर्व थर्ड। कौन सी? थर्ड है ऑक्यूलोमोटार नर्व। ये क्या होती है? सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है किसमें? डायबिटीज़ में इन्वॉल्व होने वाली क्रेनियल नर्व पूछा है, जिससे जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनमें क्रेनियल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, तो जनरली ऑक्यूलोमोटार नर्व या फिर क्रेनियल नर्व थर्ड के कारण देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन केस ऑफ हाइपरथायरोडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड। तो हाइपरथायरोडिज्म में क्या इंक्रीज्ड होगा? T3, T4, TSH या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो हाइपरथायरोडिज्म में जो T3 हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज्ड होता है। हाइपोथायरोडिज्म में TSH का लेवल ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर हाइपरथायरोडिज्म में T3 का लेवल क्या रहेगा? ज़्यादा होगा। बाकी T4, TSH कम रहेंगे, बट T3 क्या रहेगा? ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट वॉल्व डिफेक्ट इज। तो सबसे ज़्यादा जो कंजेनाइटल हार्ट वाल्व डिफेक्ट है वो कौन सा है? बाइकस्पिड अओर्टिक वॉल्व, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, मिट्रल स्टेनोसिस या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस? तो जो सबसे ज़्यादा होने वाला कंजेनाइटल हार्ट वॉल्व डिफेक्ट है वो क्या है? मिट्रल स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज जॉइंटिस इज यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विथ। तो जॉइंटिस में क्या है जो इंक्लूड नहीं होगा? ऑप्शन है यहाँ पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी या फिर ई। तो जॉइंटिस में जो रिलेट नहीं कर रहा है वो क्या होगा? हेपेटाइटिस सी। क्या होगा? हेपेटाइटिस सी। क्योंकि जो हेपेटाइटिस सी है मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होगा, बाकी ये सभी हो सकते हैं, बट जो जॉइंटिस रिलेट नहीं करेगा किससे? हेपेटाइटिस सी से। नेक्स्ट इज ऑल आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सभी कॉम्प्लिकेशन है, यदि किसी को ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं जो, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हाइपरकैलेमिया, एल्किलोसिस, हाइपरकैल्सेमिया या फिर हाइपोथर्मिया। जो सभी कॉम्प्लिकेशन होंगे, बट हाइपरकैल्सेमिया नहीं होगा। हाइपोकैल्सेमिया के चांसेस रहते हैं, हाइपरकैल्सेमिया के नहीं होते। हाइपोथर्मिया हो जाता है, एल्किलोसिस होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, बट हाइपरकैल्सेमिया नहीं होगा। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन कैन बी। तो पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाले कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कौन से हैं? ऑप्शन में कोलैप्स ऑफ लंग्स, लंग सेप्सिस, ब्रोंकोनिमोनिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कोलैप्स ऑफ लंग्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एटेलेक्टेसिस जिसको हम कहेंगे। लंग एप्सिस होने के चांसेस होंगे, ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर कार्सिनोइड ट्यूमर। तो कार्सिनोइड ट्यूमर के लिए कॉमन साइट क्या होगी? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या फिर अपेंडिक्स? जो कॉमन साइट पूछी है वो क्या होगी? इलियम। नेक्स्ट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम यूरिया। तो सीरम यूरिया की नॉर्मल वैल्यू क्या है? 5 to 20 mg पर DL, 30 to 45 mg पर DL, 35 to 50 mg पर DL या फिर 40 to 60 mg पर DL। तो नॉर्मल वैल्यू होगी सीरम यूरिया की 5 से 20 mg पर DL तक। नेक्स्ट इज पेटियाचिक इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन। पेटियाचिक यहाँ पर एक साइन कहा है, तो ये किसमें देखने को मिलेगा? गैस्ट्रोएंट्राइटिस, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ओटाइटिस मीडिया या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर में। पेटियाचिक देखने को मिलेगा जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं उसमें। अब पेटियाचिक साइन है क्या? यहाँ पर साइन कहा है जनरली टिनी राउंड ब्राउन पर्पल स्पॉट होंगे, जो कि यदि स्किन के अंदर जो ब्लीडिंग होगी उसमें तो स्मॉल एरिया, कुछ माइनर ट्रॉमा हो जाए या फिर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो तब देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इसीलिए जो ऑप्शन है क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इस तरीके से आपको भी वन कभी यहाँ पर क्या है, स्किन के अंदर राउंड ब्राउन टाइप से पर्पल स्पॉट है, तो जनरली आपको भी वन, ये यहाँ पर तो बात हो रही ब्लीडिंग डिसऑर्डर की, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा तब देखने को मिलेंगे इस तरीके से।
बट नॉर्मल वे में भी यदि आपकी स्किन में कुछ लग जाता है तो आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, बट वहीं पर आपको ब्लड दिखेगा, बट वो बाहर नहीं आएगा, तो वो भी पेडियाट्रिक साइन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पेडियाट्रिक साइन है कब देखने को मिलेंगे, इस तरीके से रहेंगे जो इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफॉर्मिटी ड्यू टू लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज नोन एज, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन की डिफॉर्मिटी क्या कहलाएगी, एटलैक्टेसिस, ये तो कोलैप्स ऑफ लंग्स है, स्ट्रेबिस्मस, स्कोलियोसिस या फिर काइपोसिस। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी है ड्यू टू लेटरल कर्वेचर के कारण वो क्या है, स्कोलियोसिस। तो नॉर्मल स्पाइन आपकी इस तरीके से होगी, बट जो स्कोलियोसिस में इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा है, लेटरल कर्वेचर स्पाइन का क्या है, डिफॉर्म्ड है, डिस्टर्ब है, तो क्या कहलाएगा, स्कोलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एस एल ई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एस एल ई किसका एग्जाम्पल है, कम्युनिकेबल क्लाइमेट का, ऑटो इम्यून डिसीज का, या फिर हिमोलाइटिक डिसीज का। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो एस एल ई को क्या कहते हैं हम, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, क्या है, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, जो कि लूपस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जिसमें आपका खुद का ऑन इम्यून सिस्टम क्या करेगा, जो अच्छी सेल्स हैं उन पर अटैक करेगा। तो ये क्या कहलाएगी, ऑटो इम्यून डिसीज। एसएलई में क्या होगा, आपका खुद का अपना ऑन इम्यून सिस्टम आपकी जो अच्छी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन पर अटैक करेगा। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज है। ये जनरली जॉइंट्स, स्किन, किडनी, ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट और लंग्स को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हॉकिंस डिसीज इज अ मैलिग्नेंसी ऑफ, तो हॉकिंस डिसीज किसकी डिसीज है, हार्ट की, किडनी की, लिम्फ नोड्स की या फिर लंग्स की। तो हॉकिंस लिम्फोमा जो हमने नाम सुना है, यहाँ पर हॉकिंस डिसीज की बात हो रही है। तो ये किसकी डिसीज है, लिम्फ नोड्स की, जिसको हम या तो ये कह सकते हैं कैंसर होना, लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर होना, तो किसको अफेक्ट करेगा, लिम्फ नोड्स को। नेक्स्ट इज ऑटोस्कोप इज यूज्ड टू विजुअलाइज, ऑटोस्कोप का यूज किसको विजुअलाइज करने के लिए किया जाएगा, आईज, ईयर, नोज या फिर थ्रोट को। तो ऑटोस्कोपी किसके लिए यूज होती है, ईयर को विजुअलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अदर नेम फॉर फेशियल नर्व पाल्सी इज, तो फेशियल नर्व पाल्सी का दूसरा नाम क्या है, बेल्स पाल्सी, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, डर्मेटोफाइटोसिस या फिर टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पर अदर नाम है फेशियल पाल्सी का बेल्स पाल्सी, क्या है, बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट इज ड्रग्स टू बी गिवन ड्यूरिंग द डायरिया इज, डायरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाएगी, कोट्रीमैक्सोल, जिंक, नैलेक्टिक एसिड या फिर सेफ्रिक्सिम, जो कि एंटीबायोटिक है। तो डायरिया के ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, जिंक, जिंकोनियम और जिंक यूज किया जाता है। कितने दिन तक के लिए, 14 डेज के लिए, ये भी आपको याद रखना है, 2 वीक्स और 14 डेज तक जिंक दिया जाता है। नेक्स्ट इज आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीनेशन स्कार गेट्स फॉर्म्ड इन, तो बीसीजी वैक्सीन देने के बाद जो स्कार फॉर्मेशन होता है, जो एक ऐसी वैक्सीन, जो बीसीजी वैक्सीन ही है जिसके कारण स्कार का फॉर्मेशन लाइफ लॉन्ग रहेगा। जो बीसीजी वैक्सीन देने के बाद स्कार क्या है जो फॉर्म होगा, 3 डेज, 2 वीक्स, 1 मंथ या फिर 2 मंथ में। जो बीसीजी वैक्सीन दी जाती है उसके बाद जो स्कार का फॉर्मेशन होता है कब, 2 महीने के बाद। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ एम्बू बैग विथ 2% ग्लूटाल्डिहाइड। तो एम्बू बैग के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं 2% ग्लूटाल्डिहाइड से। तो कैथेटर होंगे वो भी 2% ग्लूटाल्डिहाइड से स्टरलाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर एम्बू बैग को कर रहे हैं हम, तो कितने टाइम के लिए रखेंगे इसको स्टरलाइजेशन के लिए ग्लूटाल्डिहाइड में, 20 मिनट, 12 आवर, 24 आवर या फिर 48 आवर। तो यहाँ पर कितने मिनट रखेंगे, 20 मिनट तक। कितना रखेंगे, 20 मिनट तक। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर प्रोवाइडिंग कंगारू मदर केयर द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी एटलीस्ट। तो केएमसी दी जाती है जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए, लो बर्थ वेट बेबीज के लिए। तो यहाँ पर जो कंगारू मदर केयर दी जाती है तो मिनिमम ड्यूरेशन कितना होगा एक बार में, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर या फिर 6 आवर। तो मिनिमम ड्यूरेशन की बात हो रही है वो होता है कितना, 1 घंटे तक का, एटलीस्ट 1 आवर तक। 1 सिटिंग में आपको 1 आवर तक है जो कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करनी है। केएमसी आपके फैमिली का कोई भी हेल्दी मेंबर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्यूज इट इज कॉल्ड एज। रिफ्यूज का मतलब क्या है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सीवेज या फिर सलीज। रिफ्यूज का मतलब है यहाँ पर सॉलिड वेस्ट।
नेक्स्ट इज द डिसीज दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर। तो जो यहाँ पर हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है? डेंगू, रेबीज, प्लेग या फिर मीजल्स। तो हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? रेबीज। नेक्स्ट इज बोर कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। बोर कमिटी तो हर एक एग्जाम में आती है, या तो इन्होंने क्या काम किए हैं या फिर किस साल में लाई गई थी, ईयर में। यहाँ पर बोर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनी कब थी? 1940 में, 1943, 1946 या फिर 1920। बोर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1946 में। नेक्स्ट इज कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? लिवर फॉर्मेशन के लिए, ब्रेन के लिए, बोन्स एंड टीथ के लिए या फिर हार्ट के लिए। कैल्शियम जरूरी है किसके लिए? बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट इज कॉइनिंग ऑफ वर्ड्स इज नोन एज। कॉइनिंग ऑफ वर्ड का मतलब क्या है? मैनरिज्म, न्यूलोगिज्म, हेलुसिनेशन या फिर डिल्यूजन। तो कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स का मतलब होगा यहाँ पर न्यूलोगिज्म, नए वर्ड बनाना जिनका कोई एक वर्ड दूसरे वर्ड से कुछ जुड़ा हुआ ही ना हो। तो कॉइनिंग का मतलब क्या होगा? न्यू वर्ड्स बनाना, फ्रेजेस बनाना, जो कि यहाँ पर क्या है? कॉइनिंग टर्म यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट इज कोर्साकॉफ सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द इंटेक ऑफ। तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम किसको इंटेक करने से होगी? खाने पीने से होगी। कैनाबिस, ओपियम, अल्कोहल या फिर एम्फेटामाइन। तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम, कोर्साकॉफ साइकोसिस किसके कारण होती है? लॉन्ग टर्म तक यदि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है तब। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? अल्कोहल। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हिस्टेरिकल फिट्स एक्सेप्ट। तो हिस्टेरिकल फिट्स के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं किसी एक को छोड़कर। टंग वाइट इज एब्सेंट, मूवमेंट आर इरेगुलर एंड बिजारे, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन डज नॉट अकर, इट यूजुअली अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ प्यूपिल एंड अनसेफ प्लेसेस। तो जो हिस्टेरिकल फिट्स होते हैं जनरली जब कहीं पर लोग प्रेजेंट ना हो, अनसेफ जगह हो, वहीं पर होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी जगह हो सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन कहा है, तो ये टंग वाइट होने के चांसेस इसमें कम रहते हैं। मूवमेंट आर इरेगुलर एंड बिजारे, तो जिसको फिट्स आ रही है उसको नहीं होगा पता कि वो क्या कर रहा है। इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन डज नॉट अकर, इसके भी चांसेस कम होंगे, बट यहाँ पर कहा है एक्सेप्ट, जो चीज़ नहीं होगी वो क्या है? इट यूजुअली अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ पीपल। हिस्टेरिकल फिट्स जनरली जब भीड़ भाड़ होगी या फिर कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पर बहुत सारे लोगों के वहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज क्रैकिंग और अल्सरेशन ऑफ द लिप्स एंड एंगल्स ऑफ द माउथ इज नोन एज। तो क्रैकिंग और अल्सरेशन ऑफ लिप्स है जो कब माउथ में कब देखने को मिलेगा, या फिर क्या कहेंगे इसको? पायोरिया, कैलकुलस, चिलोसिस या फिर सोर्ट्स। जो टर्म यूज किया जाएगा वो क्या होगा? चिलोसिस या फिर चिलाइटिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक। तो कॉमनली यूज होने वाली एंटीसेप्टिक क्या है? सेवलॉन, सिडेक्स, सोडियम क्लोराइड या फिर फिनॉल। तो कॉमन यूज होने वाली एंटीसेप्टिक की बात हो रही है, तो क्या है यहाँ पर? सेवलॉन। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफिकल्टी इन स्वालोइंग इज। तो चबाने में दिक्कत होना क्या कहलाएगी? डिस्पेप्सिया, डिस्फेजिया, वॉमिटिंग या फिर न्यूट्रिएंट्स। डिफिकल्टी इन स्वालोइंग क्या कहलाएगा? डिस्फेजिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होगा इनडाइजेशन, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जिसको हम कहेंगे बर्निंग सेंसेशन कहेंगे, बट डिफिकल्टी इन स्वालोइंग क्या है? डिस्फेजिया। नेक्स्ट इज वैक्स लाइक सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल इज कॉल्ड। तो वैक्स लाइज जो चीज़ी चिपचिपा सब्सटेंस कानों से निकलेगा एक्सटर्नल ईयर कैनाल से, जो ग्लैंड्स रहेंगी वो बनाएंगी, क्या कहलाएगा? ब्लॉन, सेरुमेन, कोलेजन या फिर लिपिड। तो ये कहलाएगा सेरुमेन। क्या कहलाता है? सेरुमेन। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग फ़ारेनहीट इनटू सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहीट से सेंटीग्रेड में हमें जो टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? F-32 इंटू 9/5। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन पल्स एंड ब्लड प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन रेडियल पल्स एंड एपिकल पल्स, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल पल्स एंड कैरोटिड पल्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो पल्स डेफिसिट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द रेडियल पल्स एंड एपिकल पल्स। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट है यहाँ पर
What is the correct temperature used in autoclave method to sterilize the instrument? तो इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए करेक्ट मेथड क्या है, सॉरी करेक्ट टेम्परेचर क्या है? ऑप्शन में 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट, ये बिल्कुल भी नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 मिनट, ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है 126 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट और लास्ट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। तो ऑटोक्लेव में एटलीस्ट जो ड्यूरेशन यदि आता है तो वो 25 टू 30 मिनट का होता है, और ये बेस्ड अपॉन आप क्या स्टरलाइज करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। बट जो टेम्परेचर होगा वो कितना होता है 121 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर पेशेंट इज नोन एज। तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरों से सेपरेट करके रखना क्या कहलाएगा? ऑप्शन में क्वारंटीन, आइसोलेशन, कंकरेंट डिसइंफेक्शन या फिर वेरियर टेक्निक। तो इन्फेक्टेड से आप सेपरेट करके रख रहे हैं तो वो होगा आइसोलेशन। यदि किसी हेल्दी पर्सन को ही आप आइसोलेट कर देते हैं तो क्या कहलाएगा? क्वारंटाइन। क्या कहलाएगा? क्वारंटाइन। आप में कोई साइन सिम्टम नहीं है, आप हेल्दी हैं, बट आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, तब आप क्या हो जाते हैं? क्वारंटाइन। बट यदि इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरों से सेपरेट करते हैं तो क्या होगा? आइसोलेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाएगा? H2O, टिंचर, बेंजोआइंड या फिर स्प्रिट। तो स्टीम इनहेलेशन के लिए हॉट वाटर जनरली यूज करते हैं, तो क्या है यहाँ पर? H2O। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज। मैग्नीशियम सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? एप्सॉन सॉल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लैक पाउडर या फिर आयोडाइज्ड सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट को और क्या कहते हैं हम? एप्सॉन सॉल्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सबको पता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किससे चेक होती है? ग्लासगो कॉमा स्केल से। स्नेलन चार्ट विजुअल एक्टिविटी चेक करने के लिए होगा। ब्रेडन स्केल जो डेक्यूबिटस अल्सर होते हैं, प्रेशर अल्सर होते हैं, उसके लिए यूज किया जाएगा। अपकार स्कोरिंग न्यूबॉर्न बेबीज को असेस करने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस लेवल के लिए ग्लासगो कॉमा स्केल यूज की जाती है। नेक्स्ट इज What is the appropriate time for the nurse to obtain the sputum specimen for culture? तो एक appropriate time क्या होगा sputum collect करने के लिए? Early in the morning, after the patient eats a light breakfast, after aerosol therapy, after chest physiotherapy। तो एक obtain sputum culture के लिए जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी? अर्ली इन द मॉर्निंग। इस क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन है हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी। हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी जिसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब ऐड है, कैन डायग्नोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी से हम सभी को डायग्नोज कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। एंडोमेट्रियम पॉलिप, सब म्यूकस फाइब्रॉइड या फिर सब सिरोस फाइब्रॉइड या फिर यूट्राइन सेप्टम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में Then dear students, I hope video is very important for you. So after seeing this video, please like and share, subscribe our channel, because this channel very important and useful for all nursing students. So dear students, and thank you so much dear